हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कैश फ्लो के फॉर्मेट को समझने की कोशिश करेंगे। हमें मालूम है कैश फ्लो के फॉर्मेट के अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं। ऑपरेटिंग के अंदर बहुत सारी टर्म्स आती हैं, इन्वेस्टिंग के अंदर बहुत सारी टर्म्स आती है, फाइनेंसिंग के अंदर भी बहुत सारी टर्म्स आती हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि क्या हम उन टर्म्स को लॉजिकली लॉजिकली समझ सकते हैं या नहीं। हमें पता होना चाहिए कि हम कोई टर्म ट्रीट कर रहे हैं ऑपरेटिंग में या इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में, तो वो क्यों कर रहे हैं। कैसे पता चल रहा है कि हाँ ये इन्वेस्टिंग में ही आनी चाहिए, कैसे पता चलता है कि ये ऑपरेटिंग में ही आनी चाहिए, कैसे पता चलता है कि यहाँ से कैश कोई ट्रांजैक्शन होने से कैश का इनफ्लो हो रहा है, कैसे पता चलता है नॉन कैश आइटम्स क्या हैं, कैसे पता चलता है कि नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स क्या हैं। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये चीज़ें समझा पाऊँ। सबसे पहली चीज़, हमारे पास तीन एक्टिविटी होती हैं: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑर्डर भी आपको पता, सबसे पहले हम ऑपरेटिंग कर रहे होते हैं, ऑपरेटिंग के बाद हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं और इन्वेस्टिंग के बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते हैं। अगर मैं बोलूं कि इसको इस ऑर्डर में ना समझकर रिवर्स ऑर्डर में समझना ज़्यादा आसान है, तो आप बिलीव करोगे? मतलब मैं कह रहा हूं कि उल्टा कर दो। क्या उल्टा कर दो? सबसे पहले फाइनेंसिंग समझो, फाइनेंसिंग के बाद इन्वेस्टिंग समझो, और अगर आपने नीचे की दोनों समझ ली, आपने फाइनेंसिंग भी समझ ली, आपने इन्वेस्टिंग भी समझ ली, ऑपरेटिंग भी समझ में आ जाएगी। कैसे? हम कैश फ्लो में क्या देखते हैं, हम कैश फ्लो क्यों बनाते हैं? हम कैश फ्लो बनाते हैं कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए, कि भाई बिजनेस में कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, बिजनेस में कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश का आउटफ्लो हो रहा है। बिजनेस, वर्ड बिजनेस, क्यों करते हैं हम बिजनेस? समाज सेवा तो मोटिव नहीं होगा बिजनेस करने का। हम बिजनेस करते हैं ताकि हम उस बिजनेस से कुछ अर्न कर सकें, कुछ प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, अब बिजनेस करना है हमें, ठीक है, बिजनेस शुरू करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस करना है, अच्छी बात है, बिजनेस करना चाहिए। हवा में तो बिजनेस होगा नहीं। बिजनेस करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? बिजनेस करने के लिए सबसे पहली चीज हमें चाहिए क्या? पैसा, फाइनेंस। हमारे पास अगर पैसा ही नहीं है तो कैसे करोगे बिजनेस? बिजनेस करने के लिए जो सबसे बेसिक जरूरत है वो तो पैसा ही है। पैसा होगा तो मैं आगे कुछ स्टार्ट कर पाऊंगा। अब स्टार्ट करने के लिए पैसा तो चाहिए। अब पहला सवाल उठता है कि पैसा किन किन सोर्सेज से लाया जा सकता है। तो पैसा लाने के लिए मेरे पास तीन सोर्सेज हैं, जो मेजर सोर्सेज हैं। कैसे? देखो, मैं शेयर इशू कर सकता हूं। हम कंपनी का प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे हैं, ठीक है, तो मैं शेयर इशू कर सकता हूं। शेयर इशू कर दिया आपने, शेयर इशू करोगे तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? दूसरा, शेयर इशू कर सकते हैं तो डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं, डिबेंचर इशू करने से भी क्या मिलेगा आपको? पैसा मिलेगा। तीसरा रिसोर्स क्या हो सकता है? आप बैंक से लोन ले सकते हो बिजनेस के लिए। आपने सुना होगा बिजनेस करने के लिए बैंक से लोन लिया है, सुना है ना? तो ये तो रिसोर्सेज हो गए हमारे पास पैसा लेकर आने के लिए। ठीक है, अब आपके पास पैसा आ गया, पैसा आने से क्या बिजनेस शुरू हो जाएगा? बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा पैसा आते ही। जो लोग सोच रहे हैं कि हाँ बिजनेस आते ही पैसा शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता दोस्त। पैसा तो आ गया ना, अब उस पैसे को पहले कहीं इन्वेस्ट भी तो करोगे। अब तुम बोलोगे बिजनेस करना है तो इन्वेस्ट क्यों करना है? भाई बिजनेस हवा में तो होगा नहीं। बिजनेस हवा में तो होगा नहीं। बिजनेस का मतलब क्या है? आपने कोई फर्म खोली, आप कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप कुछ आप प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज का, तो चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कैसी चीजों की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहली चीज, कोई चीज बनानी है, मशीनरी चाहिए। बिना मशीनरी के तो चीजें नहीं बन जाएंगी ना। चलो, मशीन आ गई। आप सोच रहे हो कि मशीन आ गई अब बिजनेस शुरू हो जाएगा? जी नहीं। कहाँ पे करोगे बिजनेस? रोड पे। जगह चाहिए, लैंड चाहिए कि नहीं चाहिए बिजनेस करने के लिए? वेयर हाउस चाहिए कि नहीं चाहिए, जो भी आपने प्रोडक्शन किया उसको रखने के लिए?
मशीन रखोगे कहीं पे, नहीं रखोगे, या हवा में लटक रही है मशीन, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो दूसरी चीज क्या है बिजनेस शुरू करने के लिए? पहला हो गया फाइनेंस, पैसा। दूसरी चीज जो सबसे जरूरी है, इन्वेस्टमेंट। पैसा आने के बाद आप क्या करोगे? आप उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे, मशीनरी खरीदोगे, बिल्डिंग खरीदोगे, वेयर हाउस खरीदोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे। पैसा तो चाहिए ना, इन्वेस्ट तो करोगे कहीं पे। इन दोनों एक्टिविटी के हो जाने के बाद उसके बाद हम पहुंचते हैं अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे। कहाँ पे पहुंचते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे। अब देखो कि कैसे प्रोसेस चल रहा है। हम जो ऑर्डर लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं। हम लिखते हैं पहले ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद हम लिखते हैं इन्वेस्टिंग, और इन्वेस्टिंग के बाद तीसरी क्या लिखते हैं हम? फाइनेंसिंग। मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला उल्टा कर दो। क्या उल्टा कर दो? मैं सबसे पहले फाइनेंसिंग समझ रहा हूं, ठीक है। फाइनेंसिंग के बाद मैं पहुंचूंगा कहां पे? इन्वेस्टिंग पे। इन्वेस्टमेंट भी कर दी, मशीनरी खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद लिया, दुकान खरीद ली, शोरूम खरीद लिया। भाई कहीं तो काम करोगे, कहीं तो बिजनेस चलाओगे ना। इन्वेस्टमेंट भी हो गई। इन्वेस्टमेंट के बाद में ऑपरेशंस शुरू होंगे। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले फाइनेंस, पैसा चाहिए, पैसे के बाद इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के बाद ऑपरेशंस शुरू होंगे। पैसा कैसे कैसे लेकर आ रहा हूं मैं? पैसा मैं तीन तरीके से लेकर आ रहा हूं। कैसे? मैं शेयर इशू कर सकता हूं, पैसा मिलेगा। मैं डिबेंचर भी इशू कर सकता हूं, डिबेंचर इशू करूंगा तो भी पैसा मिलेगा। और मैं लोन भी ले सकता हूं, लोन भी लूंगा तो भी पैसा मिल जाएगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। तो मेरा फाइनेंस का तो काम हो गया। अच्छा, अब इतना काम होने के बाद मैं इन्वेस्टिंग पे जाता हूं, और मैंने सामान भी खरीदा। क्या सामान खरीदा मैंने? देखते क्या सामान खरीद रहा हूं। मान लेते हैं हमारी बैलेंस शीट है ये, ठीक है। तो बैलेंस शीट में मुझे यहाँ पे दिख रही होगी क्या? फिक्स एसेट्स दिख रही होंगी, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा, ठीक है। करंट एसेट्स भी दिख रही होंगी, और तीसरी चीज दिख रही होगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये लाइबिलिटी साइड है। तो यहाँ क्या दिख रहा है मुझे फाइनेंस में? सबसे पहले मुझे दिख रहे होंगे यहाँ पे शेयर्स, डिबेंचर्स, और लोन। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज दिख रही होंगी कुछ। करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। इसके अलावा कुछ दिख रहा होगा और? दिख रहा होगा रिजर्व्स वगैरह, जनरल रिजर्व, है ना, रिजर्व वगैरह भी तो होते हैं हमारे पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इस तरीके से। अब देखो, जब मैंने फाइनेंसिंग की बात करी, तो फाइनेंसिंग के लिए मैं क्या क्या लेके उठा के बैलेंस शीट में से ये सारी चीजें लेके जा चुका हूँ मैं फाइनेंसिंग में। चेक करो भाई, फाइनेंस का मैंने तीन चीजें बताई ना, फाइनेंस ऐसे 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 कर सकता हूँ। तो जब मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी मेंटेन कर रहा हूँ, तो क्या ये सारी चीजें वहां जानी चुकी होंगी?
जा चुकी होंगी कि नहीं जा चुकी होंगी? अभी फॉर्मेट भी बना के दिखाऊंगा कि कैसे पहुंचा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फाइनेंसिंग के बाद मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में बात करी। जब इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली ये सारी चीजें फिक्स एसेट जा चुकी होगी कि नहीं जा चुकी होगी इन्वेस्टिंग में? बोलो भाई, सारी चीजें इन्वेस्टिंग में जा चुकी होंगी या नहीं जा चुकी होंगी? ये भी जा चुकी होंगी, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आपको भी कुछ नहीं करना, इसका काम बिल्कुल एंड में होता है और बिल्कुल एंड में बताऊंगा इसको क्या करना है। यहाँ पे क्या बच गया? करंट लायबिलिटी बच गई है और रिजर्व्स बच गए हैं, ठीक है। यहाँ क्या बच रहा है? यहाँ पे करंट एसेट बच रही है, बाकी सारी चीजें यहाँ से अब जा चुकी हैं। तो दो एक्टिविटी मैंने बता दी। देखो ये सारी कहाँ पे गई? ये सारी गई फाइनेंसिंग में, ठीक है। ये अभी कहीं नहीं लेके गया, यहीं छोड़ रखे मैंने। ये सारी कहाँ पे ले गए हम? फिक्स एसेट वाली ये हम ले गए इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में ले गए कि नहीं ले गए? ये छोड़ दिया, इसका कोई काम नहीं है अभी फिलहाल। अच्छा, अब इन दो एक्टिविटीज को, फाइनेंसिंग को और इन्वेस्टिंग को मैं बना के दिखा रहा हूं कि कहां पे कैसे मैंने पहुंचाया होगा, और फिर एक एक टर्म समझाऊंगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। फिलहाल मैं बना रहा हूं सबसे पहले क्या, ये है हमारी सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले फाइनेंसिंग बना रहा हूं, उसके बाद इन्वेस्टिंग बना के दिखाऊंगा, और सबसे लास्ट में देखेंगे क्या, ऑपरेटिंग। तो कैश फ्लो में मैंने क्या, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में क्या पहुंचाया हमने? सबसे पहले शेयर्स पहुंचे। अच्छा, कैसे बनाओगे? यह एक डिटेल्स का कॉलम ले लेना, ताकि जो भी हम प्लस माइनस कैलकुलेशन करेंगे वो यहाँ कर देंगे। और इसके बाद लास्ट ले लेना अपना क्या, फाइनल रुपीस वाला, ठीक है। अच्छा, हमने क्या करे? हमने शेयर्स इशू करे। भाई सबसे पहले शेयर इशू करे कि नहीं करे? ठीक है। जब शेयर इशू तुम करोगे तो पैसा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? लोग इन्वेस्ट करेंगे मेरे पास, मेरी कंपनी में, तो पैसा आएगा, कैश बढ़ेगा। भाई पैसा आ रहा है, कैश बढ़ रहा है, सीधा सा हिसाब है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना। पैसा आ रहा है, कैश बढ़ रहा है। दूसरा तरीका क्या था मेरे पास? मैं डिबेंचर भी इशू कर सकता था। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? डिबेंचर इशू करे, डिबेंचर इशू करे, फिर मेरे पास पैसा आया होगा, फिर कैश बढ़ा होगा, ठीक है। शेयर इशू कर दिए, एक साल बाद मैं क्या करूंगा? जिन लोगों ने मेरी कंपनी में पैसा लगाया वो क्यों लगाया होगा? ये सोच कर लगाया ना कि उन्हें कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा उन्हें? डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जब मैं डिविडेंड दूंगा उन्हें, अपने शेयर होल्डर्स को जिन्होंने मेरी कंपनी में पैसा लगा रखा है, मैं उन्हें डिविडेंड दूंगा। तो डिविडेंड दूंगा तो मेरे पास से कैश आएगा, मेरा कैश बढ़ेगा या घटेगा? अंडरस्टूड है? जब मैं पैसा बाहर दे रहा हूं, अपने शेयर होल्डर्स को दे रहा हूं, तो घटेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? डिबेंचर इशू करें, डिबेंचर इशू करें, तो ऐसा तो है नहीं कि भैया डिबेंचर इशू हो गए और तुम लेके बैठे रहोगे उन्हें, जयराम जी की छुट्टी। भाई कोई तो तारीख, कोई तो वो ऐसा मूवमेंट, कोई तो ऐसा पल आएगा जब डिविडेंड की पेमेंट करनी पड़ेगी।
डिविडेंड की सॉरी जब डिबेंचर की पेमेंट करनी पड़ेगी। डिबेंचर की पेमेंट कैसे होती है? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय रीपेमेंट ऑफ लोन, यही तो मतलब होता है। तो जब मैं लोन की पेमेंट कर रहा हूँ, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कर रहा हूँ, रिडेम्पशन ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन कर दिया डिबेंचर्स का। तो जब रिडेम्पशन किया है, फिर पैसा मेरे पास से बाहर जाएगा। मैंने जिनसे पैसा लिया था जब डिबेंचर इश्यू करे तब मैं उनका पैसा लौटा रहा हूं। पैसा लौटाऊंगा, बोलो माइनस होगा कि नहीं होगा? भाई पैसा लौटाऊंगा, माइनस होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अच्छा, और कुछ रह गया? तीसरा रिसोर्स रह गया मेरा, है ना। मैंने बाहर से भी तो पैसा लिया था, लोन भी तो लिया था मैंने। भाई लोन से भी तो मैंने पैसा इकट्ठा करा था, बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लोन लिया होगा, तो लोन ने फिर मेरा पैसा बढ़ाया होगा बिजनेस में, क्योंकि पैसा आया है। ठीक है। अब लोन लिया है तो लाजमी सी बात है कि लोन पे मैं इंटरेस्ट भी चुकाऊंगा। भाई जो मैंने पैसा लिया है, बैंक से लिया है, तो बैंक मेरे से ब्याज मांगेगा कि नहीं मांगेगा? बैंक मेरे से ब्याज मांगेगा तो मैं क्या दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा। किस पे दूंगा? जो मैंने लोन लिया है। बोलो दूंगा कि नहीं दूंगा? जब इस पे इंटरेस्ट दूंगा तो फिर मेरा कैश कम होगा। ठीक है, होगा। ठीक है, समझ में आई चीज है फाइनेंस से रिलेटेड कैसी है। जब शेयर इशू यहां पर हो रहे थे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो शेयर्स पे जो भी डिविडेंड पेड है वो भी यहीं पर आएगा। बात समझ में आ रही है? जिस चीज की एक्टिविटी चल रही है उससे रिलेटेड जितना भी कैश इन हो रहा है या जितना भी कैश आउट हो रहा है वो उसी एक्टिविटी में शो करूंगा। भाई डिबेंचर थे, डिबेंचर थे, तो डिबेंचर इशू होने पर पैसा आया, लेकिन जब मैं डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है जब, तो वो भी यहीं आएगा। इशू हो रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस तरीके से टर्म्स चल रही है हमारी फाइनेंसिंग में। ठीक है, इन सब का एडिशन सबमिशन करके एक फिगर मिलेगी मुझे, उस फिगर को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, फिगर यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्या लिख देंगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा एक चीज देखो, अगर ये क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी जो इन सबको जोड़ के घटा के जो आई है, अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो फ्रॉम चल रहा है। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी, अगर क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी तो कैश यूज हो जाएगा। फिर यहाँ पे कैश फ्लो नहीं लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, सभी में ऐसा होगा, तीनों एक्टिविटीज में। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो कैश फ्लो ना लिख के कैश यूज लिखेंगे, कैश यूज्ड इन जो भी वो एक्टिविटी होगी। ठीक है, फाइनेंसिंग हो गई। इन्वेस्टिंग देखते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग में चीजें क्या क्या आ रही हैं? फाइनेंस हो गया, पैसा अरेंज कर लिया हमने, तीन रिसोर्सेज हमने मेन मेन देखे थे। पैसा अरेंज हो गया, सारा चीज़ें हो गई, पैसे आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने अब शुरू करा इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा, मशीनरी खरीदी, फिक्स एसेट्स, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग,
वेयर हाउस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने खरीद ली भाई, स्टैब्लिश भी तो करेंगे बिजनेस को, केवल पैसा आने से तो बिजनेस नहीं चल रहा ना। उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तभी तो आगे कुछ होगा। अब इन्वेस्टमेंट में मान लो हमने क्या क्या कर रहे हैं हम, मैंने परचेज करा, क्या परचेज करा, परचेज ऑफ मशीनरी कर ली, परचेज ऑफ क्या कर ली, मशीनरी कर ली। क्या होगा, कैश आएगा या जाएगा, खरीद रहा हूं तो कैश जाएगा, ठीक है। माइनस, एक चीज बताऊं, कैश फ्लो में कैश का जो इम्पैक्ट है ना वो रिवर्स चल रहा है। देखो अगर मैं कोई एसेट को परचेज कर रहा हूं, अगर कोई एसेट को परचेज कर रहा हूं तो एक एसेट तो बढ़ रही है पर दूसरी एसेट घट रही है। मैंने मशीन खरीदी, ये बोला ना मैंने कि मशीन खरीदी, एक परचेज ऑफ मशीनरी, मशीन खरीदी, ठीक है, एक एसेट इंक्रीज हो रही है मशीन, लेकिन भाई मशीन भी तो मैंने कैश में खरीदी है क्योंकि यहाँ तो सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन चल रही है ना, लेकिन फिर एक एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज भी तो हो रही है। तो जब भी हम कोई फिक्स एसेट परचेज करेंगे तो वो कैश पे रिवर्स इंपैक्ट दिखाएगी, यानी नेगेटिव इंपैक्ट दिखाएगी। अगर मैं कोई फिक्स एसेट्स को बेच दूं, जैसे यहां लिखते हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मैंने कोई फिक्स एसेट सेल कर दी, मैंने बिल्डिंग सेल कर दी, क्या सेल कर दी, बिल्डिंग सेल कर दी, ठीक है, बिल्डिंग सेल कर दी, एक एसेट डिक्रीज हुई, लेकिन देखो कैश फ्लो में क्या हो रहा है, कैश का तो इनफ्लो हो रहा है। जब मैंने कोई फिक्स एसेट सेल कर दी तो सेल करने से क्या हुआ, मेरे पास कैश का इनफ्लो हुआ, हो रहा है रिवर्स इंपैक्ट। भाई एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है। एसेट खरीद रहा हूं तो एसेट तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन मैं तो कैश को देखना है ना मेरे को, तो मैं तो कैश फ्लो मेंटेन कर रहा हूं, तो मेरा कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब मैं कोई फिक्स्ड एसेट सेल कर रहा हूं, बेच रहा हूं, एसेट डिक्रीज हो रही है, मान रहा हूं एसेट डिक्रीज हो रही है, लेकिन कैश आ रहा है मेरे पास, कैश का इनफ्लो हो रहा है मेरे पास, पॉजिटिव इंपैक्ट, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, कैश खरीद सकते हैं, कैश बेच सकते हैं, ठीक है, और कुछ, जैसे हमने फाइनेंसिंग में देखा कि हम शेयर्स इशू कर रहे थे तो हम डिविडेंड पे कर रहे थे शेयर होल्डर्स को। मान लेते हैं मैंने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने कोई बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है, मैंने कोई बिल्डिंग क्या दे रखी है, रेंट पे दे रखी है, तो मुझे उसका किराया मिलेगा, तो वो यहां पर आ जाएगा, रेंट रिसीव। अगर किसी को समस्या है तो देखो कि ये मतलब यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये फंडिंग, ये उसमें इन्वेस्टिंग में क्यों आ रहा है, क्या इन्वेस्टिंग से इसका क्या रिलेशन है, देखो मैं बताता हूँ। हमने बिल्डिंग रेंट पे दे दी, मैंने कोई बिल्डिंग है जो वो किराए पे चढ़ा दिया, मैंने बिल्डिंग परचेज भी तो करी होगी या नहीं करी होगी। बिल्डिंग परचेज करने का मतलब क्या है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, बोलो। भाई मैंने बिल्डिंग परचेज करी, मैंने उसको किराए पे दे दिया, तो जब मैंने बिल्डिंग परचेज करी तो क्या मैंने उस बिल्डिंग में इन्वेस्ट नहीं करा है, क्या वो बिल्डिंग मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर वो मेरी इन्वेस्टमेंट है तो उस इन्वेस्टमेंट से जो भी रेंट मिल रहा है वो इन्वेस्टिंग का ही पार्ट होगा, क्योंकि वो रेंट कहां से मिल रहा है, कहां से जनरेट हो रहा है वो, भाई जो मैंने इन्वेस्ट करा वहीं से तो जनरेट हो रहा है। मैंने कहीं पे किसी और कंपनी में शेयर इशू कर दिए थे, सॉरी मैंने किसी कंपनी में शेयर अप्लाई करे थे, मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा है।
अब अगर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा है, इन्वेस्ट करा है ना मैंने, वर्ड इन्वेस्ट किया है मैंने किसी कंपनी में, तो वो कंपनी जब मुझे डिविडेंड पे कर रही है तो क्या वो डिविडेंड यहां नहीं लिखूंगा मैं? क्या वो डिविडेंड यहां नहीं लिखूंगा मैं डिविडेंड रिसीव के नाम से? भाई अगर मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करता तो वो मुझे डिविडेंड क्यों दे रहा होता, वो मुझे इंटरेस्ट क्यों दे रहा होता? मैंने इन्वेस्ट किया है ना वहां पे, तभी तो वो मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट पे मुझे रिटर्न्स दे रहा है। तो अगर मैंने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है और उस पर मुझे कुछ पैसा मिल रहा है तो वो मेरा क्या होगा? इन्वेस्टिंग होगा। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। परचेस नेगेटिव, सेल पॉजिटिव, रेंट रिसीव हो रहा है, पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाएगा क्योंकि रेंट रिसीव हो रहा है तो पैसा मेरे पास आ रहा है। डिविडेंड, पैसा आ रहा है, बोलो कोई प्रॉब्लम? और देखें और क्या क्या है। ये सारी वो टर्म्स हैं जो आप फुल फ्लेज क्वेश्चन जो करोगे ना कैश फ्लो का, उसमें आपको टर्म्स मिलेंगी। और मैं चाहता हूँ कि आपको टर्म्स ना याद ना करनी पड़ रही हूँ कि यार ये वाली शायद यहाँ आती है। मैं ये चाहता हूँ कि यार मैक्सिमम कोशिश ये करो कि आप वो समझ लो कि ये यहाँ इस कारण से आती है। एक चीज और बता दूं, अगर आपने कोई मशीन परचेज करी मान लो, ठीक है, और उस मशीन को परचेज करने पर आपने किसी को कमीशन दी, या चलो बिल्डिंग का एग्जांपल लेते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं तो कमीशन देनी पड़ती है ना। आपने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग खरीदी, परचेज ऑफ बिल्डिंग मान लेते हैं यहाँ पे, तो परचेज कर रहा हूँ तो रिवर्स इंपैक्ट मिल रहा होगा मुझे, नेगेटिव हो रहा होगा, ठीक है। अब उस बिल्डिंग पे मैंने कमीशन भी दिया किसी को, तो मुझे बता दो वो कमीशन कहाँ आना चाहिए? क्या वो कमीशन यहाँ नहीं आना चाहिए ब्रोकरेज के नाम से या कमीशन पेड के नाम से? भैया जहां राजा वहां उसके मंत्री संतरी, सीधी सी बात। बिल्डिंग खरीदी थी, बिल्डिंग के ऊपर कमीशन दिया था तो वो कमीशन भी यहाँ आएगा, और क्योंकि कमीशन दिया है तो वो भी क्या आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है। ऐसे ही फाइनेंसिंग में था, डिबेंचर था, डिबेंचर पे इंटरेस्ट था, जहां मंत्री वहीं उसका संतरी, ये याद रखो। ठीक है, जहां गाय वहीं उसका बछड़ा, जहां गाय जाएगी वहां उसका बछड़ा जाएगा, बिल्कुल जाएगा। शेयर इशू हुए तो मैं शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दूंगा, शेयर्स क्या? गाय, डिविडेंड क्या? बछड़ा। और देखें इसमें अब, इसमें इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है अब। लगभग सारी चीज़ें मैंने मोटी मोटी सारी चीज़ें तुम लोगों को बता दी है कि क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है और किस लिए आ रहा है। क्वेश्चन में बस ये चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं या हमने कोई चीज़ इन्वेस्ट कहीं पे इन्वेस्ट किया था तो उसके ऊपर अगर कोई रिटर्न मिल रहा है तो वो भी इसमें बिल्कुल आएंगे। ठीक है। यहाँ से फिर एक वैल्यू निकल कर आ जाएगी भाई, कोई ना कोई वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ से भी। इसको हम क्या बोल देंगे? कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम क्या? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको हम क्या बोल देंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दो एक्टिविटी समझ ली, दो एक्टिविटी की टर्म्स देख ली कि कोई चीज यहां आती है तो कारण से किस कारण से आती है, उसके आने के पीछे का लॉजिक क्या है। बाकी जब मैं इसके फुल फ्लैश क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां पर हम और डिटेल से देखेंगे, क्योंकि वहां पे मेरे पास एक पर्टिकुलर टर्म्स होगी कि मैं किस टर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। लास्ट एक्टिविटी देखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी और सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है ऑपरेटिंग में। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लास्ट देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम।
ठीक है, इसका फिगर आ जाएगा यहाँ पर। ये आप वर्किंग नोट में निकालोगे या मतलब डायरेक्ट दे रखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक वर्किंग नोट बनाओगे और नोट से निकाल के फिर यहाँ पे डाल दोगे। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं कि कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पहला काम हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये फिगर आने के बाद हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को लेकर हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। नॉन कैश वो चीजें जो कैश में नहीं है, इस साल कैश में नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग वो चीजें जिनका ऑपरेशन से कोई लेना देना ही नहीं था। ठीक है, तो उनको एडजस्ट करेंगे। यहां पर पहले कुछ टर्म्स लिख रहा हूं जो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 100 में से 90 बार या 95 बार वो टर्म्स तुम्हें हर 8 नंबर के क्वेश्चन में मिल जाएंगी या हर 6 नंबर के क्वेश्चन में मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन सिर्फ 6 नंबर का आया कि सिर्फ तुमसे बोल रहे कि ऑपरेटिंग बना के दे दो, वहां भी मिलेंगी। अगर क्वेश्चन 8 नंबर में आ गया, तीनों चीजें मांग रहा है, ऑपरेटिंग भी मांग रहा है, इन्वेस्टिंग भी मांग रहा है, फाइनेंसिंग भी मांग रहा है, वहां भी वो टर्म्स मिलेंगी। सबसे पहले टर्म लिख रहा हूं मैं, क्या? डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन पॉजिटिव। ठीक है, गुडविल एमोटाइज या ट्रेडमार्क या और क्या हो सकता है? गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स। अगर ये सब रिटर्न ऑफ हो रहे हैं भाई, गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है, ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ हो रहा है, पेटेंट रिटर्न ऑफ हो रहा है, तो ये सब प्लस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये भी प्लस होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस होगा। देखो, प्रॉफिट हुआ कोई फिक्स एसेट बेचने पर, तो पहली बात तो आपने फिक्स एसेट को बेच दिया। याद करो, एसेट, फिक्स एसेट्स किससे रिलेटेड है? फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। अगर आपने कोई फिक्स एसेट बेच दी, आपने कोई फिक्स एसेट क्या कर दी? बेच दी। जैसे मान लो कोई फिक्स एसेट्स 1 लाख की है। ठीक है, आपने इसको प्रॉफिट पे बेच दिया, आपको कुछ प्रॉफिट हो गया 20,000 का। ठीक है, तो आपने इस 20,000 के प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया होगा कि नहीं दिखाया होगा? भाई 20,000 को आपने पी एंड एल में दिखाया होगा कि नहीं दिखाया होगा उस साल के? ठीक है, दिखाया होगा, तो इसने आपके नेट प्रॉफिट को बढ़ाया होगा कि नहीं बढ़ाया होगा? भाई क्रेडिट साइड में आता है,
और नेट प्रॉफिट भी क्रेडिट साइड में आता तो ये नेट प्रॉफिट में जुड़ गई होगी, तो उसने आपके नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करा होगा। बट क्या ये एक्चुअल आपके ऑपरेशंस की इनकम है? नहीं है ना, घटा दो। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग लॉस। एक और देखते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस शुरू होने से पहले हुए होंगे, बिजनेस शुरू होने से पहले हुए होंगे। अब तुम पूछोगे जब बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ तो खर्चा कैसे हो गया? जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, लीगल वर्क, जैसे बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना, और भी काफ़ी लीगल प्रोसीजर हमें फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद जाके एक फर्म रजिस्टर्ड होती है, एक फर्म चालू होती है, एक फर्म बिजनेस कर सकती है। तो अब क्योंकि अभी तक तो मैंने बिजनेस शुरू किया ही नहीं ना, अभी तो मैं उस बिजनेस को स्टार्ट ही कर रहा हूँ, तो तब ये खर्चे हो गए। जिस टाइम पे ये खर्चे किए गए होंगे, जिस टाइम पे खर्चे एक्चुअल में किए गए होंगे, तब ये कैश रहे होंगे। लेकिन जब मैं इनको पी एंड एल में लेकर आ रहा हूं, जब मैं इनको पी एंड एल में लेकर आ रहा हूं, तो ये नॉन कैश बन जाएंगे, नॉन कैश बन जाएंगे और ये फिर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है ना, डेप्रिसिएशन ऐड हो रहा है, ऐसे ही ऐसे जो एक्सपेंसेस है जो नॉन कैश नेचर के हैं, वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। और कुछ देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, बोरोइंग का मतलब हमने जो भी पैसा बाहर से बोरो कर रखा है, जैसे डिबेंचर्स हो गए, लोन हो गया, ठीक है, तो इनके ऊपर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं। एक्चुअल में इनके ऊपर जिस टाइम पे इंटरेस्ट दिया गया होगा तब वो कैश रहा होगा, लेकिन जब मैं उसको पी एंड एल में दिखा रहा हूं तब वो नॉन कैश बना होगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो देखो, एक चीज बताता हूँ। मान लो 2017 है और 2018 है, ठीक है, 2018 यहाँ करते हैं, 2017 यहाँ करते हैं। 2017 में जो डिबेंचर थे वो 1 लाख के थे, ठीक है। 2018 में जो डिबेंचर हो गए बढ़ के वो हो गए 1,50,000। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? भाई 2017 में डिबेंचर 1 लाख के थे, 2018 में हो गए 1,50,000 का। पहली बात तो 50,000 रुपए के डिबेंचर कहाँ से आए भैया? डिबेंचर, डिबेंचर क्या हुए होंगे? इशू हुए होंगे, हवा से तो उड़ के आए नहीं होंगे ऐसा करके, हाँ प्रकट हो गए डिबेंचर। डिबेंचर इशू हुए होंगे 50,000 के और बढ़ गए, ठीक है। तो 50,000 से डिबेंचर बढ़ रहे, डिबेंचर इशू, डिबेंचर इशू, डिबेंचर कहाँ पर आते हैं? फाइनेंस में आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं 50,000 को फाइनेंस में दिखा दूंगा भाई, डिबेंचर इशू के नाम से 50,000 आ गए। अच्छा, अब बात आ गई इंटरेस्ट की। किसकी बात आ गई? इंटरेस्ट की। 31 मार्च, 31 मार्च। अब 2017 में इशू हुए होंगे तो डेफिनेटली 2018, उस 2017-18 का जो करंट ईयर रहा होगा उसमें इंटरेस्ट चार्ज होगा एंड पे। भाई इशू तो 17 में हुए थे ना, इंटरेस्ट 18 में लगा रहा हूं मैं। तो जो इंटरेस्ट चार्ज करूंगा डिबेंचर पे, वो इस वाले डिबेंचर पे इंटरेस्ट चार्ज करके दिखाऊंगा। यानी कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग जो होगा वो मैं कौन सी ईयर पे लगाऊंगा? प्रीवियस ईयर पे लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर है ना। तो ये पी एंड एल में शो हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हुए होंगे ना, बिल्कुल हुए होंगे, क्यों नहीं होंगे? तो जब वहां पी एंड एल में शो हुए होंगे तो प्रॉफिट को कम करा होगा कि नहीं करा होगा?
भाई यहाँ आपका प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, यहाँ चल रहा है आपका क्या, तो डेफिनेटली इम्पैक्ट कम कर रहा होगा ना इसको, ये यहाँ क्या कर लो, इसको इंक्रीज कर लो, बढ़ा लो, ठीक है। ये वो मोस्टली टर्म है जो आएंगी, ठीक है। इनमें से मैंने आपको लगभग सारी बता दी है जो आपको पेपर में मिलेंगी, शायद ही कुछ छूट रहा हो जो आपको पेपर में मिल जाए, ऐसा मुझे लग नहीं रहा वैसे, लेकिन अगर लॉजिक से सोचोगे ना तो आप उसे भी अटेम्प्ट कर लोगे, वैसे कुछ छूट ही नहीं रहा, आपको 12th लेवल पे जो मिलेगा वो इन्हीं में से ही टर्म्स मिलेंगी। इतना काम करने के बाद क्या करोगे, इतना काम करने के बाद यहाँ पे फिर एक टर्म निकल कर आएगी, ठीक है। क्या निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में मैंने एक बैलेंस शीट बना के दिखाई थी आपको, दिखाई थी एक बैलेंस शीट बना के, क्या क्या था यहाँ पे, फिक्स एसेट्स थी, करंट एसेट्स थी, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट थे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट थे। और यहाँ पे क्या बचा था, यहाँ पे हमारे शेयर्स थे, डिबेंचर्स थे, और डिबेंचर्स के बाद क्या था हमारे पास, करंट लायबिलिटी और रिजर्व्स थे, है ना। तो मैं इसको ट्रीट कर चुका था, कहाँ पे ट्रीट करा था इसको मैंने, फाइनेंसिंग में करा था। इसको ट्रीट कर चुका था इन्वेस्टिंग में, और मैंने बताया था इसका अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, इसको बिल्कुल एंड में देखेंगे। यहाँ पे जो जनरल रिजर्व्स है, रिजर्व्स का काम होता है जब हम ये निकाल रहे होते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सऑर्डिनरी आइटम्स, तो रिजर्व भी वहां से चला जाएगा, बच का गया करंट लाइबिलिटी और कितना, करंट एसेट। अब क्योंकि यही एक्टिविटी बची है जो अभी तक मैंने इनको ट्रीट नहीं करा, बाकी सारी एक्टिविटीज तो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि ये जो दोनों टर्म बच रही हैं, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट, ये किससे बिलोंग करेंगी, ये ऑपरेटिंग से ही बिलोंग करेंगे। और ऑपरेटिंग से कब बिलोंग करेंगी, जब मैं इतना काम कर चुका, कंप्लीट कर चुके होगे इतना काम तुम, प्रॉफिट निकल गया, एडजस्टमेंट कर दी सारी, इसके बाद मैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के ऊपर आऊंगा। अब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का करोगे क्या, अब वो देख लेते हैं कि क्या करना है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का। देखो करंट एसेट थी, ठीक है, कोई भी करंट एसेट जैसे डेटर थे, वो बढ़ गए, क्या हो गए, बढ़ गए। करंट एसेट बढ़ने का मतलब क्या है, करंट एसेट बढ़ने का मतलब है कि कैश कम हुआ होगा, कैश क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। तो देखो अगर करंट एसेट बढ़ जाए तो क्या कर देना, माइनस कर देना, करंट एसेट डिक्रीज हो जाए तो प्लस कर देना। इसका ऑपोजिट अगर मैं बात करूं, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, प्लस कर देना, करंट लायबिलिटी घट रही है तो माइनस कर देना, ठीक है। करंट एसेट बढ़ रही हैं माइनस, करंट एसेट घट रही हैं प्लस, ठीक है। करंट लायबिलिटी
बढ़ रही हैं प्लस करंट लायबिलिटी घट रही हैं तो माइनस। तो जब यहाँ पे तुम टर्म्स डाल दोगे तो इसके बाद तुम्हारे पास फिर एक टर्म आएगी लास्ट में, इसको बोलेंगे कैश जनरेट। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब कैश जनरेट क्यों लिखा है? क्योंकि हो सकता है वो आपसे इतना सारा काम करने के बाद एक चीज और मांग ले, भाई इतना काम करा आपने, इतना पैसा कमा लिया, सब कुछ कर लिया, टैक्स भी भर दो। तो इनकम टैक्स पेड, और इनकम टैक्स ऑपरेटिंग पे ही लगता है क्योंकि ऑपरेशन से इनकम जनरेट हुई है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, अगर देगा तो टैक्स पेड। टैक्स पेड वाली टर्म फिर माइनस में आएगी क्योंकि पेड कर रहा हूं मैं टैक्स। यहां से जो टर्म आएगी वो यहां आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये वाली टर्म भी अंदर ही लिखो। फाइनल यहाँ पे जो टर्म आ जाएगी अब, यानी कि ये जो टर्म आई होगी, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, अरे यार ऐसे लिखते हैं, ये आ जाएगा आपके पास पूरी क्या, ये आ जाएगा आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और मैंने बता दिया अगर ये चीज़ नेगेटिव में आ जाए तो आप क्या करोगे, कैश यूज कर दोगे इसको फ्लो की जगह पर। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो जिनको ये चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है उनके लिए एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लेते हैं तुम्हारा कोई दोस्त है राम, ठीक है, वो तुम्हारे पास एक दिन आया और उसने तुमसे बोला भाई मुझे 500 रुपये उधार दे दे। ठीक है, तुमने राम को 500 रुपये दे दिए, कोई बात नहीं। अब राम तुम्हारे लिए क्या बन गया, डेटर बन गया कि नहीं बन गया? डेटर कौन बन गया? अब राम बन गया क्योंकि राम से पैसे लेने हैं। कितने रुपए लेने हैं अभी? 500 रुपये लेने हैं। ठीक है, एक महीने बाद तो फिर से आया, कह रहा है यार 100 रुपये और दे दे, अर्जेंट काम है। तुमने 100 रुपये और दे दिए उसे भाई, तो तुमने यहाँ पे प्लस कर दिया 100 रुपये, कितने हो गए? 600 रुपये हो गए कि नहीं हो गए? एसेट इंक्रीज हुई कि नहीं? डेटर बताओ, डेटर बोल दो क्या होता है, करंट एसेट होता है कि नहीं होता है? करंट एसेट इंक्रीज हुई कि नहीं हुई? डेटर बढ़ गए, 600 रुपये हो गए 500 से। लेकिन क्या तुम्हारे पास जो तुम्हारी पॉकेट में कैश था वो डिक्रीज नहीं हुआ? पहले 500 रुपये से डिक्रीज हुआ होगा, तुमने 500 रुपये दिए, फिर 100 रुपये से और डिक्रीज हुआ ना, नेगेटिव इंपैक्ट। तो जब एसेट बढ़ रही होती है, करंट एसेट बढ़ रही होती है, तो क्या इंपैक्ट देके जाती है? नेगेटिव इंपैक्ट देके जाती है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लो, तुमने किसी से 500 रुपये उधार ले रखे थे अब, ठीक है, तो तुम्हें पे करने हैं, तो सामने वाला बंदा तुम्हारे लिए क्रेडिटर बन गया कि नहीं बन गया? बोलो बन गया कि नहीं बन गया? क्रेडिटर बन गया जिससे भी आपने पैसा लिया था। अब आपके पॉकेट में 500 रुपये आ गए, ठीक है, तुम्हारा और मन करा, तुमने कहा यार 500 और दे दे, पक्का चुका दूंगा। तुम्हारी पॉकेट कितनी हो गई? 1000 रुपये हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन क्या 1000 रुपये बढ़ने से तुम्हारी लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हो गई? तुम्हारे क्रेडिटर और नहीं बढ़ गए? भाई पहले तुम्हें उसे 500 रुपये देने थे, अब तुम्हें उसे 1000 रुपये देने हैं। तो लाइबिलिटी बढ़ने, लाइबिलिटी देखो, लाइबिलिटी बढ़ते तो क्या इंपैक्ट पड़ता है? कैश का इंपैक्ट देखो, कैश का इंपैक्ट बढ़ रहा है, कैश, लाइबिलिटी बढ़ने से कैश बढ़ रहा है, लाइबिलिटी कम होने से कैश कम हो रहा है। करंट एसेट बढ़ने से कैश कम हो रहा है, करंट एसेट कम होने से कैश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है,
तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब तीनों एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद क्या करना है आपको? आपको आंसर जो है ना वो क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होता है। आप क्वेश्चन में आपको एक चीज मिलेगी क्या, आपको क्वेश्चन के अंदर मिल रहा होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कौन सा? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहां लिख देता हूं क्लोजिंग, ठीक है, वो यहां आ जाएगा आपका। डिटेल्स में नहीं लिखेंगे, फाइनल वाले में लिखेंगे, जितना भी है, ठीक। यहां पर फिगर आ गई, इसके ऊपर आ रहा होगा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। और इससे ऊपर आ रहा होगा नेट कैश इंक्रीज या डिक्रीज, जो भी हो रहा हो वो, तीन एक्टिविटी बनाई थी ना, ए बी और सी, तो ए बी सी का जो भी इफेक्ट आया होगा लास्ट में जोड़ के घटा के, वो यहां पर आएगा, ठीक है। यही मेरा एक्चुअल में देखा जाए तो यही मेरा आंसर होता है भाई। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इतना बच रहा है, ओपनिंग इतना है, तो इतना कैसे बचा होगा भाई? कुछ ना कुछ तो यहाँ पे एडजस्टमेंट हुई होगी ना, कैश की घटा बड़ा कुछ तो हुआ होगा, तो वही चीज हमें निकालनी होती है। क्लोजिंग और ओपनिंग ये दोनों के दोनों बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं। और उसके बाद अब हम जब एक पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन करने के बाद ना दोबारा इस वाली वीडियो को देखना कि मैंने क्या क्या चीजें बताई हैं, सारी चीजें बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएंगी। और मुझे नहीं लगता कि कभी कैश फ्लो में कभी फंसोगे कि क्वेश्चन नहीं हो रहा, टर्म समझ में नहीं आ रही, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। बाकी थोड़ी सी देखो जरूरत होती है प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करो, परफेक्शन तो झक मार के आता है, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।